सभी विद्यार्थियों को शुभ संध्या। स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है। किसी बच्चे अमर सिंह ने लिखा था कि आपकी कक्षाएं नियमित नहीं चल पा रही हैं। मुझे लगा कि ये बच्चों की शिकायत जायज है और सप्ताह में मेरी 2 दिन कक्षाएं होती हैं आधिकारिक रूप से, उसको मैंने 3 दिन कर दिया है। जब स्वास्थ्य ठीक होगा तो देखेंगे, अन्यथा आपकी जो निर्धारित कक्षा है, जैसा मैंने आपको सूचना दिया था, वो 3 कक्षाएं आपकी चलती रहेंगी, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। तो जैसा पिछले सत्र में हम लोग चर्चा कर रहे थे, थोड़ी सी आवाज हमारी ठीक नहीं है और फीवर है, तो थोड़ा सा आप लोग साथ देंगे तो क्लास ठीक से चल जाएगी। मुझे स्वयं पढ़ाए बिना चैन नहीं होता है, लेकिन कल फीवर बहुत तेज था, 2 दिन 3 दिन से फीवर बहुत तेज था। इस समय भी केवल इतनी स्थिति है कि दवा के बल पर फीवर डाउन है तो हम पढ़ सकते हैं, यही स्थिति है। शिवम वगैरह जो भी है वो थोड़ी सी स्थिति कंफर्ट नहीं है, तो हमको आप मैक्सिमम फिगर जरूर 61 62 64 जितने का मैक्सिमम फिगर होगा बेटा आप भेजिएगा जरूर उसको। जो भी लोग हैं देखते हैं, ओके और सर, जो ओके। नहीं भी, हाँ बेटा, जो नहीं भी भेजते हैं वो भी भेज देंगे। तो हम लोग कुछ पढ़ें, तो हम लोग कुछ लिखना शुरू करें और उसी में हम बताते चलेंगे। मैं पिछले उस पर हम लोग प्रशासन में देख रहे थे, इकोलॉजी ऑफ पब्लिक इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीय प्रशासन का पर्यावरण क्या है। अर्थात भारतीय, जैसे मैंने आपको बड़ा सहज भाव से बताने का प्रयास किया था कि भारतीय प्रशासन किस पर्यावरण में, माने भारत प्रशासन जो काम करता है तो उसके आसपास का वातावरण कैसा है। ये बड़ी आसान भाषा में इस तरह इसको समझिए कि भारतीय प्रशासन किस तरह के वातावरण में काम करता है, उसकी इकोलॉजी क्या है, वह किस प्रकार वो बाह्य के वातावरण का किस प्रकार का, कितना और किस मात्रा और किस अनुपात में भारतीय प्रशासन पर प्रभाव पड़ता है, इसी को देखना है। तो आपको मैंने बताया कि भारतीय प्रशासन पर इतने तरह का प्रभाव पड़ता है। पहला तो भारत का संविधान, भारत के संविधान से ही जैसे ही भारत का प्रशासन अपना कार्य आरंभ करता है तो भारतीय प्रशासन का जो जन्म हुआ है, भारतीय प्रशासन का जो आरंभ हुआ है, भारतीय प्रशासन की जो व्युत्पत्ति हुई है, भारतीय प्रशासन का जो जर्मिनेशन हुआ है, वह किससे हुआ है? भारत के संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो पहला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारतीय प्रशासन का पहला पर्यावरण है। भारतीय प्रशासन जो अपना कार्य करता है वह करता है किसके अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला पर्यावरण है भारत का प्रशासन। भारत के प्रशासन में ही भारत के संविधान से ही उसका जन्म होता है, उसका उद्भव होता है, भारतीय प्रशासन का उसका विकास होता है। और भारतीय प्रशासन के उद्भव और विकास के बाद यही भारतीय प्रशासन ही उसे संचालित करता है। भारतीय प्रशासन को संविधान ही संचालित करता है। और इसके पहले मैं थोड़ा सा फीडबैक और दे दूं, अभी हमारे पास बहुत पर्याप्त समय है कि आपको एक एक चीज बहुत भली भांति बता दूंगा, ताकि आप फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, थर्ड पेपर के प्रति, पूरे राजनीति विज्ञान के प्रति एक दृष्टि एक आपकी सम्यक दृष्टि, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच आपका विकसित हो जाए। ये इसलिए होता है, भारत का संविधान आपने सेकेंड ईयर में भी पढ़ा, संविधान और संविधान पढ़ा, फर्स्ट ईयर में राज्य की उत्पत्ति पढ़ी, राज्य पढ़ा। किसी भी राज्य को संचालित करने के लिए उस राज्य के नागरिक अपने लिए संविधान का निर्माण करते हैं, और संविधान में उस प्रशासन के, उस राज्य की कार्यपालिका कैसी होगी, राज्य की विधायिका कैसी होगी और राज्य की न्यायपालिका कैसी होगी, इसका पूरा चित्र, उसका पूरा विवरण, उसका पूरा स्वरूप निर्धारित कर दिया जाता है। तो संविधान जहां प्रशासन के स्वरूप का निर्धारण करता है और प्रशासन का उद्देश्य जनता का कल्याण करना है, यह भली भांति जानते हैं,
वहीं भारत नागरिकों के विकास के लिए और संविधान स्वयं अपना लक्ष्य निर्धारित करता है कि इस प्रशासन को क्या अचीव करना है, इस प्रशासन को क्या क्या प्राप्त करना है, इस प्रशासन को क्या क्या प्राप्त करना है, इस प्रशासन का लक्ष्य क्या है, ये प्रशासन अपनी यात्रा कहां तक करेगा, कहां तक यह प्रशासन जाएगा। तो भारत के संविधान में ये सारी बातें लिखी गई हैं। तो जो पहला पर्यावरण है वो भारत का संविधान। अब देखिए, थोड़ी सी और गहराई से, थोड़ी सी और सूक्ष्मता से देखिए कि भारत के संविधान में, भारत का संविधान भारत के प्रशासन का निर्धारण करता है और निर्धारण करने में कितना अधिकार भारत के प्रशासन को देता है और कितना अधिकार भारत की जनता को देता है, यह उसका आदर्श है, यह उसका लक्ष्य है। अब देखिए, आदर्श क्या है, लक्ष्य क्या है। स्पष्टतः स्पष्टतः संविधान में क्या कहा गया है, भारत के संविधान का निर्माण भारत की संविधान निर्मात्री सभा ने किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने किया है। और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को निर्मित कौन किया है, भारत के नागरिकों ने किया है। और इसीलिए संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए। तो ये सारी बातें लिखी गई है। तो क्या आदर्श बनाया गया, हम भारत के लोग, यह पहला वी द पीपुल ऑफ इंडिया, यह जो शब्द है भारत के संविधान में अंतः स्थापित किया गया है, यह उद्घोषणा करता है, यह गारंटी देता है, यह प्रत्याभूति करता है। प्रत्याभूति माने गारंटी, यह प्रत्याभूति देता है, यह एक प्रतिबद्धता व्यक्त करता है कि देश की, हम भारत के लोग अधिकार, इस संविधान का भी निर्माता हम भारत के लोग हैं और इस देश की संप्रभुता, सॉवरेंटी निवास करती है भारत के लोगों में। तो पहला पर्यावरण भारत का संविधान यह निर्धारित कर देता है कि इस देश के संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा हुआ है। यह लोकतंत्र की शैली और पद्धति से इस देश का प्रशासन चलेगा और उसमें जो सबसे बड़ा अधिकार है वह भारत की जनता के पास ही होगा। इस संवैधानिक परिवेश और पर्यावरण ने इतनी गारंटी दे दी है, हम भारत के लोग इसका। हाँ बेटा बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं आप? हेलो, कोई कुछ बोलना चाहता है? अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो पहली चीज, इसको ध्यान से सुनिए बेटा, आप लोग जितनी ध्यान से, आज आप संख्या बल में भी बड़ा ठीक आ गए हैं, मन भी हमारा लगेगा। कम से कम इतनी संख्या रहे तब तो हम आपको एक एक राजनीति विज्ञान के सारे सूत्र वाक्य आपको पहुंचा दूंगा। तो भारत का संविधान, तो इसका अर्थ आप लोग ठीक से समझ गए ना कि किसी राज्य के संचालन के लिए संविधान बनता है और उस संविधान से ही प्रशासन का निर्माण होगा, प्रशासन का उद्भव होगा, प्रशासन का विकास होगा। वह प्रशासन अपने, कैसी सरकार होगी, कैसा प्रशासन होगा और उस प्रशासन का क्या लक्ष्य होगा, लोक कल्याण को सुनिश्चित करना, समाजवाद को प्राप्त करना, ये लोकतांत्रिक पद्धति से ही सरकार होगी, सारा अधिकार जनता में निहित होगा। तो पर्यावरण प्रशासन को बहुत कुछ प्रदान करता है। जैसे हम लोगों का पर्यावरण है, जब हम और आप आपस में इस टीचमेंट से जुड़ते हैं तो इस पूरे पर्यावरण के कितनी गंभीरता से आप मुझे सुनते हैं और मेरा मन होता है कि मेरे अंदर जो भी जितना आता है, जितना भी छोटा सा ज्ञान है, वो सब आप तक दे दूं। यह पर्यावरण का प्रभाव होता है। क्या पर्यावरण है? मेरे और मेरे विद्यार्थियों के मध्य का जो तादात्म्य है, इसे कोई परिभाषा में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। अपने बच्चों के प्रति जो प्रेम है, अपने बच्चों के प्रति जो अनुराग है, अपने बच्चों के प्रति जो लगाव है, जो ममत्व है, वह इस बात की का परिचायक है। तो ठीक उसी तरह
किसी भी प्रशासन का पर्यावरण यह वह संरक्षण देता है, वह गारंटी देता है, वह बताता है कि इस प्रशासन में कितना आदर्श अंतः स्थापित है, कितना आदर्श को लेकर के ये जीता है। समाजवाद आदर्श है, लोकतंत्र आदर्श है, हम भारत के लोग आदर्श है। आदर्श क्यों है? क्योंकि पूरी जो शक्ति होगी सरकार के बनाने और सरकार के बिगाड़ने की, वो पूरी शक्ति भारत की जनता में निहित होगी। यह जो अवधारणा है, यह जो आदर्श है, इसी को हम परिवेश और पर्यावरण कहते हैं, क्योंकि इसी परिवेश और पर्यावरण से इस देश की प्रशासनिक व्यवस्था का सृजन हुआ है, देश की प्रशासनिक व्यवस्था का सूत्रपात हुआ है। देश का प्रशासनिक व्यवस्था का आदर्श है लोक कल्याण को सुनिश्चित करना। तो इसीलिए पर्यावरण, भारतीय प्रशासन का पर्यावरण अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है? कि इस देश के प्रशासन का पर्यावरण भारत का संविधान है। और क्यों संविधान है, इसको एक बार और विचार करें। क्योंकि संविधान एक व्यक्ति की इच्छा नहीं है, संविधान भारत के नागरिकों की इच्छा है। संविधान भारत की संपूर्ण जनता की मंगल की कामना है, शुभता की कामना है। यह आकांक्षा थी कि भारत आजाद होगा तो हम इतने आदर्श लेकर के भारत को प्रगति के पथ पर अग्रसर करेंगे। ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानियों के सपनों की अभिव्यक्ति, हमारे अमर सेनानियों की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति है, जो उन्होंने आदर्श बनाए थे, जो सपने देखे थे, जिसके लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उसी का नाम है भारत का संविधान। यह बहुत ही, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। ये इतनी जद्दोजहद भरी जो आजादी हुई, उसका अनुपम उपहार है भारत का संविधान। और इसीलिए जब इस देश का संविधान बना तो एक व्यक्ति की इच्छा पर संचालित होने वाला, अर्थात राजतंत्र से चलने वाला, जहां राजा ही न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका सब कुछ है और राजा की इच्छा ही सर्वोपरि है, वो सारी इच्छाओं का सारी इच्छा, उन व्यक्तिगत इच्छाओं का, महत्वपूर्ण सर्वोपरि इच्छाओं का पटाक्षेप कर देना, उनका अवसान कर देना, उनको धाराशायी कर देना और जनता की इच्छा को प्रभावित कर देना संविधान कहलाता है। और इस देश के प्रशासन की जो दशा निर्धारित हुई, जो दिशा निर्धारित हुई, वह निर्धारित हुई कि इस देश का प्रशासन कैसे संचालित होगा। इस देश का प्रशासन संचालित होगा इस देश का प्रशासन संचालित होगा संविधान से, अर्थात भारत की जनता की आकांक्षाओं की, भारत की जनता की इच्छा की। इसमें व्यक्ति विशेष, राजा महाराजा जैसे कोई नहीं, आम आदमी की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। अभी एक ज्वलंत उदाहरण है, यद्यपि उस पर एक अलग बहस का केंद्र है, बहस की बात हो सकती है, लेकिन यह लोकतंत्र में ही संभव है कि संप्रभु संसद द्वारा पारित कोई विधेयक या उसके द्वारा पारित विधेयक भी भारत की सर्वोच्च, भारत की भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका द्वारा उसका भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका द्वारा उसकी समीक्षा की जा सकती है। भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका ये बताती है, भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका यह निर्धारित करती है कि संसद द्वारा पारित विधेयक उचित है अथवा उचित नहीं है। संविधान का कोई संवैधानिक उपबंध जो संशोधन किया गया है वो न्यायपूर्ण है, औचित्यपूर्ण है अथवा औचित्यपूर्ण नहीं है।
इन सारी बातों पर विचारण करने का अधिकार भारत की न्यायपालिका को है। आपने अभी देखा किसान के बिल वापस हो गए, यह लोकतंत्र की विजय है। चाहे वो कानून कितने सही हो, सरकार न पहुंचा पाई हो, सही बात, मैंने उस दिन चर्चा की थी, यह किसान बिल छोटे किसानों के पक्ष में था, बिचौलियों और बड़े किसानों के पक्ष में नहीं था। और जो आंदोलनरत किसान है वो बहुत बड़े बड़े किसान हैं। उत्तर प्रदेश में उस परंपरा के किसान पूर्वी उत्तर प्रदेश में नहीं है, खासकर प्रयागराज और उसके आसपास, क्योंकि यहाँ जोत बहुत कम है। खैर, तो इस संविधान की ही शक्ति है, तो इसीलिए प्रशासन को झुकना पड़ा। इस बात का परिचायक है कि देश में लोकतंत्र जीवित और जीवंत है, वो अंगड़ाई ले रहा है, उसमें शक्ति है, उसमें दम है, केवल आडंबर नहीं है। तो इसीलिए संविधान की सर्वोच्चता महत्वपूर्ण है और प्रशासन को निरंकुश होने का अधिकार नहीं है, यह इस बात का परिचायक है। तो जब इस बात का परिचायक है, तो यही परिवेश और पर्यावरण भारतीय संविधान का, भारत के प्रशासन का परिवेश भारत का संविधान है, इस बात की गारंटी है। जहां लोक कल्याण है, जहां लोक मंगल है, जहां लोगों के ग्रहण करते हैं, जहां जन आकांक्षाओं को पंख लगते हैं। अब इसी में कुछ डिस्टर्ब करने वाले फोन भी कर देते हैं। तो ये सपने, आकांक्षाएं, यह संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करता है। और संविधान की सर्वोच्चता का अभिप्राय और अर्थ हो गया देश की जनता की सर्वोच्चता और संप्रभुता, जो राजतंत्र के विपरीत है। यहाँ व्यक्ति विशेष की इच्छा और आकांक्षाएं नहीं चलती हैं, यह संपूर्ण भारतीय नागरिकों की इच्छा और आकांक्षा। कौन सत्ता में आएगा? कांग्रेस सत्ता से बाहर जाएगी, भारतीय जनता सत्ता में आएगी, भारतीय जनता पार्टी जाएगी, तो कौन आएगा? इसका निर्धारण कोई पार्टी, कोई व्यक्ति विशेष, कोई ग्रुप, कोई मीडिया नहीं, भारत की जनता निर्धारित करती है। यही तो इस संविधान के, इस शासन के परिवेश और पर्यावरण का महत्वपूर्ण भाग है कि इस देश के शासन व्यवस्था का, प्रशासन का जो पर्यावरण है वह भारत का संविधान है। दूसरा पर्यावरण क्या है कि देश के प्रशासन का निर्माण कैसे होता है, और देश के प्रशासन को हम क्या कहेंगे? देश के प्रशासन को हम कहते हैं संसदीय लोकतंत्र, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इस देश के प्रशासन की जो पद्धति है, वह दूसरा परिवेश और पर्यावरण है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का। क्या है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आप सब उसको फर्स्ट ईयर से ही पढ़ते आए हैं। देश में, विश्व में सामान्य रूप से दो तरह की प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं। एक अध्यक्षात्मक पार्लियामेंट्री गवर्नेंस है, गवर्नमेंट है, और दूसरा है पार्लियामेंट्री गवर्नेंस या गवर्नमेंट या पार्लियामेंट्री एडमिनिस्ट्रेशन। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था और दूसरी है संसदीय शासन व्यवस्था। तो दुनिया में आप जानते हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था का जो आदर्श रूप है, संसदीय शासन व्यवस्था का जो सर्वोत्कृष्ट रूप है, वह क्या है? दुनिया में संसदीय शासन व्यवस्था का जो सबसे बड़ा केंद्र है, जो सबसे बड़ा आदर्श है, जहां से विश्व ने संसदीय लोकतंत्र का पाठ पढ़ा है, उसका नाम है यूनाइटेड किंगडम, अर्थात संयुक्त राज्य। और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का जो रोल मॉडल या आदर्श रूप है, वह है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो हम लोगों ने, भारत ने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को लोकतंत्र और प्रशासन के संसदीय शासन व्यवस्था को या संसदीय लोकतंत्र को स्वीकार कर लिया। अब इसको पहले मैंने बता चुका हूं कि संसदीय लोकतंत्र को स्वीकार हम लोगों ने क्यों किया। हमने संसदीय लोकतंत्र को एडॉप्ट इसलिए किया, उसके दो कारण है।
पहला कारण मैंने सामान्य सा बताया था कि औपनिवेशिक, पहला कारण मैंने बताया था कि औपनिवेशिक प्रशासनिक व्यवस्था में हम लोगों ने अंग्रेजों के स्वतंत्रता के मुक्ति संग्राम में हमने अंग्रेजों की प्रशासनिक प्रणाली देखी थी। हमने अंग्रेजों की प्रशासनिक प्रणाली किस तरह संचालित हो रही थी उसको देखा था। तो बहुत कुछ संघर्ष के दौरान हमने पार्लियामेंट्री गवर्नेंस की, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ लिया था। ये तो एक सामान्य सा कारण हो गया। दूसरा विशिष्ट कारण ये था कि देश विविधताओं से भरा था। इसमें अनेक जातियां, अनेक धर्म, अनेक मत, अनेक संप्रदाय, अनेक भाषाएं, अनेक बोली, अनेक तरह के भूगोल भूगोल थे। कहीं तमिल है तो कहीं हिंदी है, कहीं मलयालम है तो कहीं कोंकणी है, कश्मीरी है। इन सारी भाषाओं को, प्रत्येक प्रकार की जलवायु और भूगोल को एक साथ समायोजित करने के लिए जो सबसे अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था भारतवासियों को, हमारे संविधान सभा के मनुष्यों को लगी, वह थी देश की प्रशासनिक व्यवस्था। कौन सी प्रशासनिक व्यवस्था? देश की वह प्रशासनिक व्यवस्था जिसमें सबको एकता के सूत्र में विविधता को स्वीकार और समायोजित किया जा सके। तमिल भी हो, ब्राह्मण भी हो, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग भी एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ रह करके देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करें, अपने कल्याण के मार्ग को प्रशस्त कर सकें। इसलिए देश ने जिस प्रशासनिक व्यवस्था को अंगीकार किया, देश की ने जिस प्रशासनिक व्यवस्था को स्वीकार किया, वह था संसदीय लोकतंत्र। बाकी यह महत्वपूर्ण जो चिंतन के पक्ष थे वो मैंने बता दिए हैं। अब आप जानते हैं, आपने फर्स्ट ईयर भी पढ़ा, आपने सेकेंड ईयर भी पढ़ा कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में संसद के 2 सदन होते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। निम्न सदन का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है और निम्न सदन में जिस पार्टी या दल को या जिस गठबंधन को बहुमत प्राप्त होता है, मेजॉरिटी प्राप्त होती है, अर्थात 1/2+1 जिस दल के पास होता है, वह दल अपना एक नेता चुनता है और उस नेता को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श से भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती इसे ही हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहते हैं, संसदीय लोकतंत्र कहते हैं। पहले संसद बनती है, संसदीय शासन कहते हैं, पहले संसद बनेगी और संसद में फिर सरकार का निर्धारण और निर्माण होगा। सरकार का निर्धारण 1/2+1 आधे से एक अधिक बहुमत के आधार पर होगा, उसे हम सामान्य बहुमत कहते हैं, मेजॉरिटी कहते हैं। और इस प्रकार भारत की प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण होता है। और दूसरी महत्वपूर्ण चीजें, 2 चीजें आपसे और कहनी है। आवाज तो मेरी जा रही है ना? चैटिंग में कुछ है? अच्छा, ये पीयूष कुमार ने लिखा है, सर अगर भारत में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होती तो। हाँ बेटा, ये प्रश्न जायज था, लेकिन मैं आपको बहुत एक दिन, शायद उस दिन क्लास में आप नहीं रहे होंगे, मैंने बताया था कि इस देश में भी चर्चा चलती थी कि देश में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था लगा दिया जाए, लागू कर देना चाहिए। खास करके बाद की सरकारों में तो नहीं, लेकिन मिसेस गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो ये चर्चा अक्सर चला करती थी भारत के वरिष्ठ रिटायर्ड न्यायाधीशों में, कानूनविदों में, राजनीति शास्त्रियों में, बड़े बड़े विद्वानों में कि भारत को भी अध्यक्षात्मक लोकतंत्र हो जाना चाहिए। इतनी बात, बड़ी चर्चा होती थी। उसमें एक भारत के पूर्व राजनेता करण सिंह थे, जो महाराजा हरि सिंह के परिवार से थे। महाराजा हरि सिंह के परिवार से थे, जिन्हें कश्मीर का बड़ा राजनेता माना जाता था और इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में जो बड़े अधिकारी हुआ करते थे। तो इस तरह की चर्चाएं होती थी। लेकिन
भारत की न्यायपालिका ने इसका सारा समाधान कर दिया। और इसका तर्क ये दिया जाता था कि राष्ट्रपति जैसे सरकारें, कभी कभी आया राम गया राम की विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार चली गई बहुत कम दिनों में, फिर चंद्रशेखर जी की सरकार आई, फिर अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की सरकार आई, फिर देवगौड़ा की सरकार आई, वो भी 1 वर्ष पूरा नहीं कर पाई, फिर गुजराल की सरकार आई, वो 3 महीना पूरा नहीं कर पाई। इस तरह सरकारों का आना जाना कभी कभी ये लगता है कि विकास के लिए अस्थायित्व आवश्यक है। लेकिन प्रश्न है, अब यही आप समझिए, प्रश्न है बेटा, आप लोग बहुत ध्यान से इसे सुनिएगा, कि प्रश्न है कि अगर हम इस पर चर्चा करें, चर्चा एक बार व्यापक भारत के संविधान सभा ने कर ली है कि हम इस देश को संसदीय लोकतंत्र की पद्धति पर ही चलाएंगे। लेकिन इस पर चर्चा चलती रही, कहा गया कि इससे अस्थायित्व होगा, अमेरिका जैसा विकास होगा, अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जैसा यशस्वी विद्वान, चिंतक, विचारक और भारतीय संविधान सभा के 300 से ऊपर के सदस्य, जिन्होंने एक स्वर में भारत के लिए संसदीय शासन व्यवस्था को एडॉप्ट किया। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को सपना था कि हम संसदीय शासन, केवल बात सपने की नहीं है, उन्होंने बड़ा सोच समझ करके संसदीय शासन व्यवस्था को अंगीकार किया, स्वीकार किया। बीच में चर्चा होने लगी, लेकिन इस संविधान की व्याख्या करने का अधिकार भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय को। जब बाबरी ढांचा ढहाया गया, विवादास्पद बाबरी, अब तो उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया 1992 में। उस समय उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार थी। कल्याण सिंह की सरकार को तत्कालीन प्रधानमंत्री ने, श्री पीवी नरसिंह राव ने, उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया। 356 इमरजेंसी प्रोविजन का, आपात उपबंध का प्रयोग किया संवैधानिक तंत्र की विफलता के नाम पर। यह घटना घटती है उत्तर प्रदेश में, और कल्याण सिंह की सरकार, जबकि कल्याण सिंह ऑलरेडी इस्तीफा दे चुके थे, त्यागपत्र दे चुके थे, अपने राज्यपाल को जाकर के उन्होंने त्यागपत्र दे दिया कि हम ढांचे को सुरक्षित रखने में असफल रहे हैं, इसलिए हम त्यागपत्र देते हैं। उन्होंने कहा कि चाहे ढांचा गिरे या कुछ भी हो जाए, मैं कार सेवकों पर गोली नहीं चलाऊंगा। अपनी आइडियोलॉजी, अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता और आदर्श। तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान में कोई घटना नहीं घटी थी। राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। मध्य प्रदेश में सुंदरलाल पटवा की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। तो कल्याण सिंह, मध्य प्रदेश की सरकार, राजस्थान की सरकार, दिल्ली की मदन लाल खुराना सरकार बर्खास्त कर दी गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। कोई संवैधानिक तंत्र की विफलता नहीं। आप जानते हैं सरकारिया आयोग इस पर बड़ा, 100 से अधिक बार सरकारों के बर्खास्तगी का दुरुपयोग हो चुका था। कांग्रेस की, खासकर इंदिरा गांधी सरकार ने तो 356 का इतना दुरुपयोग किया जिसकी कोई सीमा नहीं है। फिर जनता दल की सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार थी, एस.आर. बोम्मई की सरकार, जिनके बेटे इस समय फिर कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, सोमप्पा रायप्पा बोम्मई, इनकी सरकार बर्खास्त हो गई। ये सारे लोग कोर्ट में गए, सारी सरकारें, कल्याण सिंह गए, सुंदरलाल पटवा गए, सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भैरव सिंह शेखावत, शांता कुमार और मदन लाल खुराना। और फिर वहां से कर्नाटका की सरकार बर्खास्त हुई तो श्रीमान एस.आर. बोम्मई भी गए। ये सारे मुकदमे एक साथ सर्वोच्च न्यायालय में गए, और सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर विचारण करके लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई, क्योंकि यह किसी पद के, किसी दीवानी फौजदारी मामला नहीं था, भारत के संविधान की व्याख्या का प्रश्न था। अब यहीं से भारत में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की सारी चर्चाएं धाराशायी हो जाती हैं, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारत में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था नहीं चलेगी, भारत में केवल और केवल संसदीय लोकतंत्र चलेगा। और कहा
मिनर्वा मिल्स बनाम केरल राज्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारत के संविधान में संशोधन करने की अनन्य शक्ति भारत के संसद को है, लेकिन वह संसद भारत के संविधान के मौलिक ढांचे फंडामेंटल स्ट्रक्चर में परिवर्तन नहीं कर सकती है और उस स्ट्रक्चर को अपरिभाषित छोड़ दिया। समय समय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय उसकी परिभाषा करता है और बहुत किया है परिभाषा, और परिभाषाओं का क्रम अब भी जारी है कि भारत का मौलिक ढांचा क्या है, यह भी अभी सर्वोच्च न्यायालय समय समय पर निर्धारित कर रहा है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय इसे समय समय पर निर्धारित कर रहा है। ये हो गई बातें। तो SR बोम्मई बनाम भारत संघ वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के वाद में यह निर्धारित कर दिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि भारत में संसदीय लोकतंत्र ही रहेगा और यह भारत का मौलिक ढांचा है, इसमें परिवर्तन भारत की संसद भी नहीं कर सकती है। तो इसीलिए भारत में अब संसदीय लोकतंत्र की चर्चा की परिकल्पना, क्योंकि वो 13 सदस्यीय लार्जर बेंच ने बहुमत से निर्णय दिया है, एक बृहद संवैधानिक पीठ का निर्णय है। और उस संवैधानिक पीठ ने, तो अब मैं समझता हूं कि जिस बच्चे ने प्रश्न पूछा था, जिस विद्यार्थी ने, उस प्रश्न का पूरा उत्तर हो गया। और इस देश के संविधान की व्याख्या का अधिकार उसी का है। हम आम नागरिक अपने तरह से कोई चर्चा नहीं कर सकते। अब उसका पटाक्षेप हो चुका है कि भारत में जब भी होगी वह अध्यक्षात्मक प्रशासनिक व्यवस्था ही होगी, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में होगा, नहीं होगा भारत में जब भी होगा वह संसदीय लोकतंत्र होगा। अब ये एक प्रश्न आ गया, 2-3 महत्वपूर्ण बातें संसदीय लोकतंत्र की और बतानी है। संसदीय लोकतंत्र में सत्ता एक संवैधानिक सत्ता या नाम मात्र की सत्ता होती है और दूसरी सत्ता वास्तविक सत्ता होती है, नाम मात्र की नहीं होती है। तो जो मंत्रिमंडल और उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री है, वह वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है। राष्ट्रपति संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करता है, लेकिन उसके पास अपना कोई विवेक नहीं है। वह मंत्रिमंडल जो उसको परामर्श देगा उस परामर्श के अनुसार ही कार्य करेगा। उस परामर्श को वो एक बार लौटा सकता है, फिर वह मंत्रिमंडल का जैसा प्रस्ताव आता है, अगर वैसा का वैसा ही प्रस्ताव फिर आ जाता है तो राष्ट्रपति उसी के अनुसार कार्य करेंगे। तो ये भारत में संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया। ये दूसरा महत्वपूर्ण परिवेश और पर्यावरण। और इस प्रश्न को मैं अब इतनी विस्तृत चर्चा कर चुका हूं कई दिनों तक, आप इसे टीचमेंट से सुन भी लेंगे कि अब इस पर PDF बना के हमें व्यक्तिगत भेजते रहिएगा। अब इसका प्रश्न पत्र तैयार कर लीजिएगा, एक दिन और इस लेक्चर में समय लेंगे। और तीसरा है संघीय व्यवस्था या संघ व्यवस्था, फेडरलिज्म। भारत की प्रशासनिक व्यवस्था का जो तीसरा परिवेश और पर्यावरण का महत्वपूर्ण सूत्र और सिद्धांत है वह है संघीय व्यवस्था या संघवाद। संघवाद उसे कहते हैं जहां पर सत्ता 2 स्तरों पर विभाजित होती है, राज्य की, प्रांतों की और संघ की सत्ता। जैसा कि आप लोग अपना ध्यान अगर भारत के संविधान की प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति पर के साथ साथ भारतीय संविधान के पहले अनुच्छेद पर दिया होगा, तो उसमें लिखा है इंडिया दैट विल बी भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट। भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में ये बातें कही गई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में ये बात कही गई है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, लेकिन उसमें यूनियन शब्द का प्रयोग अंग्रेजी में किया गया, हिंदी में संघ शब्द कहा गया।
और मौलिक रूप से भारत प्रशासनिक व्यवस्था में एक संघ है, क्योंकि भारतीय प्रशासन का जो संचालन होता है वह भारतीय संविधान की अनुसूची 7 शेड्यूल्ड 7, भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में 3 विषय स्थापित किए गए हैं। संघ सूची, फेडरल लिस्ट, संघ सूची के समस्त विषयों पर शासन करने और उस पर विधि बनाने का अधिकार भारत की विधायिका या भारत की व्यवस्थापिका संसद को है। दूसरा है राज्य सूची, राज्य सूची के समस्त विषयों पर विधि बनाने का अधिकार राज्य के विधानमंडलों का है और उस पर प्रशासन करने का अधिकार राज्य के प्रशासन को है और उन पर विधि बनाने का अधिकार राज्य के विधानमंडल को है। और इस बात में ध्यान रखिएगा कि संविधान में चाहे वहां पर विधान परिषद हो या न हो, विधानमंडल शब्द का संविधान में प्रयोग किया गया है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो और तीसरी सूची है कॉन्करेंट लिस्ट या समवर्ती सूची। समवर्ती सूची न तो संघ सूची में सम्मिलित है न तो राज्य सूची में सम्मिलित है। इस विषय पर शासन करने का अधिकार केंद्र की सरकार को और राज्य की सरकार दोनों को है। इन विषयों पर विधि बनाने का अधिकार संघ की सरकार और राज्य की सरकार दोनों को है। ध्यान दीजिएगा, इस विषय पर विधि बनाने का अधिकार संघ को भी है, राज्य के विधानमंडलों को भी है। केंद्र सरकार भी की व्यवस्थापिका विधि बना सकती है और राज्य के विधानमंडल भी विधि बनाती है और उन पर प्रशासन का भी अधिकार दोनों को है। केंद्र भी प्रशासन कर सकता है, राज्य भी प्रशासन कर सकता है। तो 2 सरकारों का अस्तित्व भारत में है। भारत के प्रशासन में 2 सरकारों का अस्तित्व पाया जाता है। क्रमशः केंद्र की सरकार भारत में बोलचाल में है और राज्यों की सरकार, प्रांतों की सरकार। तो समानांतर 2 सरकारों का अस्तित्व भारत में है और राज्य की सरकार अपनी प्रशासनिक क्षमता का, अपनी प्रशासनिक अधिकारों का प्रयोग करके प्रशासन चलाता है और केंद्र की सरकार संविधान द्वारा दिए गए अपने समस्त शक्तियों का प्रयोग केंद्र सरकार को जितना अधिकार दिया गया है उसके अनुसार संचालित करता है। तो केंद्र की सरकार और राज्यों की सरकार समानांतर रूप से भारत में सत्ता का विभाजन है। तो भारत प्रशासनिक दृष्टि से संघ है, कार्यपालिका की दृष्टि से, विधायिका की दृष्टि से संघ है, न्यायपालिका की दृष्टि से संघ नहीं है, क्योंकि भारत में एक ही न्यायपालिका है। जिला कोर्ट के ऊपर जनपद न्यायालय, जनपद न्यायालय के बाद उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के बाद सर्वोच्च न्यायालय। तो न्यायपालिका में तो एकहरापन है, एक ही न्यायपालिका, एकल न्यायपालिका, उसमें विभाजन नहीं है। लेकिन वित्त के मामले में वित्त केंद्र सरकार के भी पास है, राज्य सरकार के पास भी है। योजना राज्य सरकार के पास भी है और भारत सरकार के पास भी है। तो आर्थिक नियोजन की दृष्टि से, प्रशासन की दृष्टि से, विधायिका की दृष्टि से भारत एक संघ है और इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में स्पष्ट रूप से इसे कहा गया कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो इस तरह हम संघ हैं। तो इतनी बातें आप समझ गए हैं, इस पर आप लिख सकते हैं। अब क्या भारत एक आदर्श संघ है? तो अगर उस दृष्टि से हम संघ को समझने का प्रयास करेंगे तो भारत एक आदर्श संघ दिखाई नहीं देता, क्योंकि जैसे मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर में बहुत पढ़ाया हूं और मेरे कई विद्यार्थी बीए फर्स्ट ईयर से ही इन कक्षाओं को पढ़ रहे हैं और वो बहुत भली भांति जानते हैं कि मैं उदाहरण भी देता था बेटा आप लोगों को समझाने के लिए कि
जैसे कई छात्र मिले, एक एक छात्र मिला तो छात्र संघ बन गया। तो छात्र संघ के निर्माण में योगदान किसका है? एक एक छात्र का। एक एक छात्र मिलके एक एक छात्र मिलके जो ये विशाल समुदाय बना, उसे हम क्या कहते हैं? छात्र संघ। क्लियर? एक एक छात्र के मिलने से यह जो विशाल समुदाय बना, उसे हम छात्र संघ कहते हैं। तो संघ का अर्थ है इकाइयों से मिलकर के, यूनिट्स मिलकर के संघ बनाती हैं। और दुनिया में आदर्श संघ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का आदर्श संघ है। क्यों? क्योंकि अमेरिका के 50 राज्य आपस में मिलते हैं, उसमें केंद्र कहीं नहीं होता है, और आपस में समझौता करते हैं और अपने ऊपर एक वृहत अमेरिकी संघ के प्रशासन का निर्माण करते हैं, उसको शक्तियां देते हैं, और जो बचा हुआ अधिकार उसको शक्ति निर्धारित कर देते हैं, और जो बची शक्ति वो राज्य सरकार अपने पास रख लेती है। तो उस दृष्टि से भारत इकाइयों से बिल्कुल नहीं बना है, बल्कि जैसे किसी देश की नदी, हर देश की नदी पहाड़ से उतरती है और समुद्र में जाकर मिलती है, तो एक संघ ऐसा ही है कि इकाइयां मिलकर के संघ का निर्माण करें। एक एक इकाइयां आपस में समझौते करें और कहें कि हम आपस में मिलते हैं, आपस में अपनी संप्रभुता को मिश्रित कर देते हैं, मिला देते हैं, और अपने ऊपर एक बड़ी सरकार और संप्रभुता का गठन करते हैं। वह संघ कहलाएगा। वह संघ कहलाएगा। तो उस दृष्टि से भारत संघ नहीं है। क्यों संघ नहीं है? भारत में इकाइयों ने मिलकर संघ नहीं बनाया। अभी तेलंगाना भारत का राज्य बना, जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा हटा दिया गया। संसद ने 370 नामक वह विवादास्पद धारा हटा दी, और वहां जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख, वहां 3 राज्य बना दिए। लेह लद्दाख अलग, कश्मीर अलग, घाटी अलग और जम्मू अलग, जिसमें कश्मीर भी केंद्र शासित होगा, तीनों केंद्र शासित होंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर को विधानसभा दी जाएगी, जैसे दिल्ली को केंद्र शासित होते हुए भी विधानसभा दी गई है। तो कुल मिलाकर के इसका निर्धारण किसने किया? ये राज्यों ने निर्धारण नहीं किया, इसका निर्धारण केंद्र की सरकार ने किया। जबकि होना क्या चाहिए? जबकि होना ये चाहिए कि इकाइयों को इसका अधिकार मिलना चाहिए कि इकाइयां क्या निर्णय लेती है। जैसे अमेरिका में निर्णय लिया वहां की इकाइयों ने, लेकिन यहां की इकाइयों ने भारत की इकाइयों को निर्णय लेने की शक्ति नहीं है। इसीलिए संविधान के महत्वपूर्ण संविधान शास्त्री, विधि शास्त्री, ब्रिटेन का महान विधि शास्त्री केसी वेयर ने इन्हीं आधारों पर यह स्थापित किया कि व्युत्पत्ति की दृष्टि से भारत एक आदर्श संघ नहीं है, बल्कि यह अर्ध संघ है। भारत के विशेषज्ञों में जिसमें बड़ा नाम है ननी पालकीवाला, डीडी बसु ने कहा कि यह न तो पूर्णतः संघ है और न तो पूर्णतः एकात्मक है। केसी वेयर ने तो इसे स्पष्टतः अर्ध संघ बताया, केसी वेयर साहब ने इसे आधा संघ बताया। एक बड़े प्रोफेसर हैं बीएचयू के, प्रोफेसर वर्मा,
उन्होंने भारत के संविधान की बड़ी अच्छी पुस्तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हिंदी और अंग्रेजी में लिखी है। प्रयाग विश्वविद्यालय से, जहां हम लोग पढ़े लिखे हैं, यहाँ से भी जय जय राम उपाध्याय और जय नारायण पांडे की पुस्तकें भारत भर में प्रचलित होती हैं। विधि के विद्यार्थी और सामान्य विद्यार्थी भी पढ़ते हैं। तो प्रोफेसर वर्मा ने कहा कि जैसे शर्ट है, तो शर्ट दो तरह का होता है, आप पढ़ते हैं शर्ट। एक शर्ट है हाफ शर्ट, एक शर्ट है फुल शर्ट। तो भारत शर्ट तो पहनता है लेकिन वो शर्ट तो है, लेकिन डॉक्टर साहब वो पैडल ले लीजिए, वो संघ तो है, भारत संघ तो है। जैसे भारत का शर्ट तो पहनता है, संघ तो है, लेकिन वो हाफ शर्ट पहनता है। लगभग केसी वेयर की बात को ही उन्होंने, लेकिन केसी वेयर की बात में जहां आधा संघ का गिलास आधा भरा हुआ है और गिलास आधा खाली है, तो प्रोफेसर वर्मा ने, बीएचयू के जो हेड थे विधि विभाग के, बड़े सकारात्मक ढंग से इसकी व्याख्या प्रस्तुत की। और उनकी सकारात्मकता में क्या है, वो कहना चाहते हैं कि भारत मौलिक रूप से संघ है। और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, भारत रत्न, ने भी कहा है कि मौलिक रूप से हम संघ हैं, लेकिन देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्य रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए हम संघीय लक्षणों के साथ एकात्मक भी हो जाते हैं, एकात्मक भी हो जाते हैं। जैसे आपात उपबंध 352, 356, 360, वित्तीय आपात उपबंध, संवैधानिक तंत्र की विफलता और युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, इसके आधार पर अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्र सरकार की अखिल भारतीय सेवाएं, कल आप भी आईएएस बनोगे और राज्यों में जाएंगे तो आप भारत सरकार के प्रतिनिधि हैं, भारत सरकार के सेवक हैं, और शासन कहां करेंगे, तो राज्यों में करेंगे। तो यह भी संघ के विपरीत अवधारणा है। एकहरी न्यायपालिका, जिसकी अभी मैंने चर्चा की है, ये कई ऐसे लक्षण है जो संघात्मकता के साथ साथ एकात्मक लक्षणों से युक्त हैं। इस प्रकार ये तत्व भारत को एकात्मकता के, एक ऐसा संघ जिसमें एकात्मक लक्षण विद्यमान है। और ऐसा क्यों किया गया हो, इस देश की 712 से इस देश की गुलामी का प्रारंभ होता है, मीर कासिम के आक्रमण से। उसके बाद से भारत का इतिहास स्वतंत्रता का कालखंड है। और इतनी जद्दोजहद के बाद जब भारत को आजादी मिली, स्वतंत्रता मिली और अपना संविधान बनाया, तो उसमें केवल एक स्वर सबसे मुखरित था, सबसे प्रबल स्वर था बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का। उन्होंने कहा कि सब कुछ हो जाए, देश की एकता और अखंडता, एक सुदृढ़ केंद्र की सरकार होनी चाहिए। उन्हीं का संकल्प है और उन्हीं के संकल्प के अनुरूप भारत के संविधान सभा में, नहीं तो स्वयं संघवादी नेहरू, बहुत बड़े बड़े नेताओं ने, समाजवादी पृष्ठभूमि के नेताओं ने संघ की वकालत की, लेकिन अकेले देश की संविधान सभा को समझाने में सरदार पटेल, यद्यपि वो कांग्रेस पार्टी के थे, और ये कांग्रेस पार्टी से नहीं थे, ये हिंदू महासभा और अन्य दलित वर्ग के संपर्क से ये जीते थे, और चूंकि सम्मान था देश में और बड़े विद्वान थे, तो उन्होंने स्पष्ट, उनकी क्लियर कट आइडियोलॉजी होती है, ब्राह्मणवाद का विरोध करना है, पाखंड का विरोध करना है तो सीधे प्रहार करना है। और उस सबके, इन सबके होते हुए भी सबसे महत्वपूर्ण चीज एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना, जिससे देश की एकता और अखंडता अक्षुण्य रह सके,
तो बाबा साहेब ने कहा कि एक सुदृढ़ संघ केंद्र की सरकार भारत में है ताकि देश की एकता और अखंडता हुई, और इसीलिए एकात्मक लक्षणों से युक्त संघात्मक शासन व्यवस्था को अंगीकार किया गया भारत में। तो ये एकात्मकता के लक्षण आपने देख लिए, अखिल भारतीय सेवाएं, एकहरी न्यायपालिका इत्यादि ये एकात्मकता के लक्षण हैं। 360, 356, 352 ये सारे एकात्मकता के लक्षण हैं। फिर बाकी 3 सूचियों के आधार पर प्रशासन चलता है। अब इसमें 2 भाग है, उसकी चर्चा मैं कर दूंगा, समाजवाद और आर्थिक नियोजन। कल की क्लास समाजवाद और आर्थिक नियोजन पर होगी, और इस पर आप अपना पीडीएफ बना के हमें प्रेषित कर देंगे। आशा है आप सबको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, स्वास्थ्य कारणों से व्यवधान हुआ होगा तो इसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं, ये तो आज की क्लास हम समाप्त करते हैं और कल हम फिर मिलते हैं। सभी को शुभ संध्या, ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रणाम सर। वेलकम, सभी को आशीष।